हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं मैं करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर। ऐसे मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करता हूं और वीकली करंट अफेयर भी कवर करता हूं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ही वीकली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। अभी इसी माह से चूंकि वीकली करंट अफेयर मैंने शुरू किया है, तो मैंने अलग से कोई वीकली करंट अफेयर का प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, फिर भी बना देंगे। तो विलंब न करते हुए सबसे पहले देखते हैं, इसको भी वीकली करंट अफेयर भी हमारा टॉपिक वाइज होता है। कुछ मिसलेनियस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अलग कर देता हूं, कुछ श्रद्धांजलियां अर्थात मृत्यु जो होती हैं उनको अलग कर देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में दोनों में आसानी हो। महत्वपूर्ण दिवस, सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है महत्वपूर्ण दिवस। उसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। इस साल 12 मई को ये मनाया गया। और इसका थीम क्या था मैं आपको बतला दूं। इसका थीम था नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ इसका थीम था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिन 12 मई को होता है। यह एक नर्स थी। कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की निवासी थी, तो दोस्तों वह इटली की निवासी थी। और इस वर्ष इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। इसीलिए इस वर्ष जो है WHO ने भी साल 2020 को नर्स और मिडवाइफ का साल घोषित किया है। नर्स और मिडवाइफ का साल घोषित किया है साल 2020 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 9 मई को। कब? 9 मई। इस साल इसका थीम क्या था दोस्तों? तो इस साल इसका थीम था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था इस साल बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड आप कह सकते हैं BIRD, बर्ड कनेक्ट CONNECT, कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षी हमारा संसार जोड़ते हैं। पक्षी हमारा संसार जोड़ते हैं, यह इस साल का थीम था। ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल जो है मई का दूसरा शनिवार पड़ा 9 मई को, 9 मई को। और अक्टूबर का दूसरा शनिवार कब पड़ेगा वो देखेंगे। तो मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 9 मई कब पड़ा दोस्तों? शनिवार को 9 मई पड़ा। दूसरा शनिवार 9 मई को पड़ा। विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। इस साल इसका थीम था द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया मतलब क्या है इसका? यानी एक नए युग की शुरुआत थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। और एक दिवस और मनाया जाता है 8 मई को, वो है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस एक संस्था है। आप हमें बताएंगे कमेंट करके रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण दिवस थे इस सप्ताह से। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इस सप्ताह होने वाली श्रद्धांजलियाँ। श्रद्धांजलियाँ उनको दी जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जिनकी मृत्यु जाती है उनको श्रद्धांजलियाँ दी जाती है दोस्तों। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें से पहले हैं मनमीत सिंह वालिया। मनमीत सिंह वालिया ये पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन है। पूछ सकता है मनमीत सिंह वालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? तो टेबल टेनिस से। 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। मनमीत सिंह वालिया यह पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय की बात हो रही है। जेरी स्लीटर का भी निधन हो गया। ये कहाँ के थे? तो ये दोस्तों अमेरिका के थे और कॉमेडियन और सिनफेल्ड अभिनेता थे। ये जाने माने कॉमेडियन अभिनेता थे और सिनफेल्ड में भी इन्होंने काम किया था। सिनफेल्ड में भी इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिटिल रिचर्ड, इनका भी निधन हो गया इस हफ्ते। ये कौन थे? तो ये दोस्तों इन्हें रॉक एंड रोल का जनक कहा जाता है। रॉक एंड रोल एक रोल होता है, रॉक एंड रोल का जनक कहा जाता है किसको? लिटिल रिचर्ड को। लिटिल रिचर्ड को। आप कमेंट में बताइए रॉक एंड रोल क्या है अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजा रंगप्पा नाइक। राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। ये कौन थे? किससे संबंधित थे? तो कर्नाटक के पूर्व लोकसभा सांसद थे। ये पूर्व लोकसभा सांसद थे। ये कहाँ के? कर्नाटक के जनता दल सेकुलर
इनकी पार्टी था। पार्टी का नाम, जिस पार्टी से ये लोकसभा सांसद थे उसका नाम है जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर। हरिशंकर वासुदेवन का भी निधन हो गया। ये कौन थे? ये दोस्तों प्रख्यात इतिहासकार थे, प्रख्यात इतिहासकार थे भारत के, हरिशंकर देव वासुदेवन, हरिशंकर वासुदेवन। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मल्टीपल एमसीक्यू के रूप में कवर किए गए हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन बना है? पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन बना है? नाम है इनका दोस्तों राहुल देव। राहुल देव पहले व्यक्ति बने हैं जो कि पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं जो पाकिस्तानी वायुसेना यानी एयरफोर्स में पायलट नियुक्त हुआ है। पाकिस्तान से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लीजिए आप, संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तान ने एक किन्नर को भेजा। किन्नर जानते हैं आप, जिसे अगर गांव की भाषा में कहा है तो हिजड़ा बोला जाता है। किन्नर को भेजा, इनका नाम था आयशा मुगल। जिस किन्नर को भेजा उनका नाम था दोस्तों आयशा मुगल, आयशा मुगल इनका नाम था। तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधि किन्नर के रूप में भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, दुनिया का पहला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी पार्टी का नाम है पीटीआई। इमरान खान की पार्टी का नाम है दोस्तों पीटीआई। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की पार्टी का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन, इसी को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रेन फंड, जिसे संक्षेप में यूनिसेफ कहा जाता है। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है लास्ट एट होम, लास्ट एट होम। पहले आप ये बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको पता है तो यूनिसेफ का मुख्यालय कमेंट में बताइए। मैं कई बार बतला चुका हूँ अपनी वीडियो में, इस बार मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है लास्ट एट होम 2019 के लिए। लास्ट एट होम 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए? आपके पास विकल्प है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए। भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। भारत में 2019 की बात कर रहा हूं जब कोरोना नहीं था। भारत में कोरोना 2019 में नहीं था, 2020 में कोरोना का प्रकोप आया है। 2019 में ही भारत, यूनिसेफ की लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए दोस्तों। और विस्थापित होने का कारण बताया दो। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा, नंबर 2 वायलेंस अर्थात हिंसा। यानी हिंसा और प्राकृतिक आपदा के कारण भारत में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। एग्जैक्ट संख्या बताऊंगा अगर तो दोस्तों 5 मिलियन। कितने? 5 मिलियन। और मिलियन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडिया रुपया लाख में तो हो जाएगा 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। पहले स्थान पर दुनिया में पहले स्थान पर दुनिया में रहा भारत, दूसरा स्थान मिला फिलीपींस को, और तीसरा स्थान मिला दोस्तों बांग्लादेश को, और चौथा स्थान रहा चीन का। तो सबसे ज़्यादा विस्थापित किस देश में हुए दोस्तों? भारत में। यह एक आश्चर्यजनक बात है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और फोटो ही खेल विकास योजना की शुरुआत की? 3 योजनाओं की शुरुआत की गई इस राज्य में दोस्तों। हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और फोटो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई। तो किस राज्य ने शुरू की दोस्तों? यह योजना शुरू की, तीनों योजनाएं झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इसमें हरित ग्राम योजना का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म झारखंड के रांची के उलीहट्टू नामक गांव में हुआ था। झारखंड के सीएम आपको बतला चुका हेमंत सोरेन है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राज्य जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे फीवर जो स्वाइन फीवर थे उसके बारे में मैंने बतलाया था। स्पेनिश स्वाइन फीवर, फ्लू को ही फीवर कहता है, इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कहिए या अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहिए, बोथ आर सेम।
तो भारत का पहला राज्य जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ वो कौन सा है दोस्तों? तो भारत का पहला राज्य जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ वो असम है। असम है। इस फीवर की वजह से 2000 से ज़्यादा पिग सुअर मारे गए असम में। असम के सीएम का नाम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। किस अधिनियम में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है? दोस्तों पिछले वर्ष ही बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है, पेड़ अर्थात ट्री की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो किस में रख दिया गया? अब बांस को कहा जाता है ग्रास अर्थात घास। अब बांस को किस श्रेणी में रखा गया है? घास की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न ये है कि किस अधिनियम के तहत यह किया गया है? तो यह दोस्तों किया गया भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट करके यह जो है अब बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया। बांस अब पेड़ नहीं है, घास कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा योग योजना किस राज्य की है? तो यह दोस्तों योजना है त्रिपुरा की। किस राज्य की है? त्रिपुरा राज्य की योजना है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाता है। नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा 2 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाता है, एक त्रिपुरा है, एक मिजोरम है। तो इस योजना के तहत दोस्तों त्रिपुरा सरकार कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले युवकों को मोबाइल खरीदने के लिए 5,000 रुपये देगी। इससे लगभग 15,000 युवाओं को फायदा होगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगर पूछे आपसे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण झील भी है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है, रुद्रसागर। उसका नाम है रुद्रसागर। रुद्रसागर झील कोई आपसे पूछे कहाँ है, तो रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। रुद्रसागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। किसके? इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल अदीनी। मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक की मुद्रा को बोलते हैं दिनार। इराक की मुद्रा अगर आपसे पूछ दे तो इसको बोलते हैं दिनार। और इराक की राजधानी है बगदाद। इराक का ही पुराना नाम मेसोपोटामिया है। हिस्ट्री की चीज़ है, फिर भी जान लीजिए। इराक का ही पुराना नाम मेसोपोटामिया है। इराक की मुद्रा दिनार और इसकी कैपिटल है बगदाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा निकासी अभ्यास शुरू किया है? केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा निकासी अभ्यास शुरू किया है? तो इस निकासी अभ्यास का नाम है दोस्तों वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत वंदे भारत मिशन में सरकार ने टोटल 64 उड़ानें उड़ाई और इसमें लगभग 15,000 भारतीयों को वापस लाया गया। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। विदेश मंत्री हमारे हैं दोस्तों एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग से कौन सी गैस लीक हुई जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई? स्टायरीन गैस दोस्तों। कौन सी गैस? स्टायरीन गैस लीक हुई जिससे 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। विशाखापट्टनम में मिलन नामक युद्धाभ्यास भारतीय नेवी करवाएगी। ये होने वाला था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया है, होगा इसी साल। मिलन नामक युद्धाभ्यास भारतीय नेवी के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। स्टायरीन गैस को विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। स्टायरीन गैस को विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। यह एलजी पॉलीमर उद्योग फैक्ट्री जो है, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री किस देश की है ये भी आपसे पूछ सकता है। ये दक्षिण कोरिया की फैक्ट्री है। किस देश की फैक्ट्री है दोस्तों? दक्षिण कोरिया की। इसका सबसे पहले नाम 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम था हिंदुस्तान लिमिटेड। मैंने एलजी पॉलीमर फैक्ट्री और स्टायरीन गैस पे एक वीडियो ही अलग से बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। विशाखापट्टनम क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। लेकिन कैसी राजधानी है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जिसे बोलते हैं कार्यकारी राजधानी। कार्यकारी राजधानी, कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की वैधानिक राजधानी है दोस्तों कुर्नूल। वैधानिक अर्थात जहाँ पे हाई कोर्ट स्थित होगा। और आंध्र प्रदेश की दोस्तों वैधानिक में हाई कोर्ट नहीं होगा, वैधानिक में
आपका मतलब जहाँ से सरकार काम करेगी उसे वैधानिक राजधानी बोला जाएगा, जहाँ विधानसभा होगा उसे वैधानिक राजधानी बोला जाएगा। और वैधानिक राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती, और कुर्नूल वहाँ की जुडिशरी अर्थात न्यायिक राजधानी है। सॉरी मिस्टेक के लिए, न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद की लोक लेखा समिति, जिसे पिक्सार्ट में एब्रीविएशन में पीएससी भी बोला जाता है, इंग्लिश का फुल फॉर्म इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के रूप में दोबारा कौन अध्यक्ष बना है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में दोबारा कौन नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल थी? एक देश है जिसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल थी, उसको बदलकर टोमन किया जाएगा। ईरान। आंसर क्या सही होगा दोस्तों? ईरान। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर टोमन कर दिया गया है, और एक टोमन बराबर होगा 10,000 रियाल। एक टोमन बराबर 10,000 रियाल होगा। ईरान की राजधानी है तेहरान, और इराक की राजधानी है बगदाद। ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले मैंने बताया इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों? दिनार। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। रियाल थी, अब हो जाएगी टोमन, और एक टोमन बराबर होगा 10,000 रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है CMAPP? CMAPP। किस राज्य ने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है CMAPP? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है CMAPP। CMAPP का फुल फॉर्म क्या है? अब ये CMAPP है क्या? CMAPP का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ये ऐप किसानों को मदद करेगा उनकी फसलों को बेचने में और उनकी फसलों का विपणन करने में, और उसे बेचने में यह ऐप मदद करेगा। तो इसको आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आप जानते हैं YSR इनके पिताजी का नाम था। जगन मोहन रेड्डी के पिताजी का नाम था YSR, और YSR में R का मतलब है दोस्तों राजशेखर रेड्डी। YS यानी जगन मोहन रेड्डी के पिता का नाम था YS राजशेखर रेड्डी। उन्हीं के नाम पर इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश है। यह हिस्ट्री की चीज है। और एक चीज और जान लीजिए, अभी मैंने बताया 3 राजधानी गठित करने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 3 राजधानी गठित करने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी है? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार ने दोस्तों, यानी पहले 58 साल थी, अब 59 साल कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम 60 में बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अदाकारा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? मतलब ये पहले से ही UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में काम कर रही थी। तो इनका नाम है दिया मिर्जा। क्या नाम है दोस्तों इनका? दिया मिर्जा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कीनिया में है। आपको बतला चुका हूं। इसकी महानिदेशिका है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क की है। इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने दोस्तों पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार, मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार का एक और नाम है दोस्तों, इसे हम वन क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। पुरस्कार यहाँ पे जावन लिखा गया है, यहाँ वन होगा। वन क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी इसे बोलते हैं मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार को। तो ये मिला दोस्तों निकोलस सी कुप्स, रिचर्ड एच वारिंग, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग। उपरोक्त सभी ये तीनों लोगों को इस साल का वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और वन क्षेत्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है उसे मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रवीश कुमार को मिला है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल
कहता है। गणित का नोबेल पुरस्कार, मेरा आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पुरस्कार और सम्मान देख लीजिए, आपको सारे नोबेल पुरस्कार क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरुड़ पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अब ये गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है? गरुड़ है गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, यानी सरकार ड्रोन्स की सहायता से जो अनिवार्य सेवाएं हैं वो पहुंचाएगी नागरिकों तक। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सी बैंक की श्रेणी सरफेजी अधिनियम के तहत आ गई है? सरफेजी अधिनियम के तहत आ गई है तो सहकारी बैंक, जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, सहकारी बैंक। सरफेजी अधिनियम तब लागू होता है जब कोई कंपनी या बैंक वो पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो फिर सरफेजी अधिनियम उन पर लागू कर दिया जाता है। अब ये सरफेजी अधिनियम में होता क्या है, मतलब इसका क्या है दोस्तों? मतलब उनके दिवालियापन के जो प्रोसीडिंग या जो लोन है या जो गैर निष्पादित संपत्ति, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, उसको वापस लेने के लिए यह अधिनियम लगाया जाता है किसी भी कंपनी पर, सरफेजी अधिनियम। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सहकारी बैंक अब सरफेजी अधिनियम के तहत के अंतर्गत आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने अगले 3 सालों के लिए ज्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने अगले 3 सालों के लिए ज्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। श्रम कानूनों को निलंबित इसलिए किया गया जिससे जो इंडस्ट्री या उद्योग जिसे आप बोलते हैं उसको आसानी हो अब नए उद्योग लगाने में, मतलब यूपी में निवेश को बढ़ावा मिले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए दोस्तों प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस ऐप से उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में जो लोग फंस गए हैं उनको उनके घर वापस पहुंचाया जा सकेगा इस ऐप की सहायता से। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, एक कंपनी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स नामक कंपनी ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीद ली है? तो 2.32% हिस्सेदारी इसने खरीद ली है। इससे पहले रिलायंस जियो में 2 और बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बतला रहा हूं, 9.99% खरीदा है इसमें फेसबुक ने रिलायंस जियो में, और दोस्तों 1.15% हिस्सेदारी इसमें खरीदी है अमेरिका की कंपनी है सिल्वर लेक। तो ये तीसरी कंपनी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जिसने 2.32% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की खरीद ली है, यानी 9.99 प्लस 2.32 प्लस 1.15% रिलायंस जियो ने अपना शेयर बेच दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये बैंक है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चीन में है। इसके अध्यक्ष हैं जीन लीकन। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में जीन लीकन इसके अध्यक्ष हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक, 3 बैंक को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इसके मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के, और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक है दोस्तों एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहा जाता है, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। DC का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, मतलब कोलंबिया का जिला DC का पहला पुराना नाम है, और वाशिंगटन के नाम पर उसको वाशिंगटन DC कर दिया गया था। उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। डेविड मैल्पस इसके विश्व बैंक के इस समय हेड हैं, अर्थात अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस, ध्यान से सुनिएगा। और IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जो चीफ हैं या आप बोल सकते हैं अध्यक्ष हैं, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा।
और एक बैंक है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका पुराना नाम या फिर कहिए औपचारिक बोलचाल की भाषा में इसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम विश्व बैंक कहते थे। इसका मुख्यालय संघाई में है। संघाई कहाँ पे है? चीन में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में नया विकास बैंक बोल सकते हैं, नए विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। केवी कामत। इससे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स क्या है? एक संगठन है। BRICS। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्री का यह एक संगठन है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। और ब्रिक्स क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशियाई कुछ देश हैं और कुछ साउथ अमेरिका के एक देश हैं जैसे ब्राज़ील हो गया। ये सब इन लोगों ने मिल करके विकसित नहीं विकासशील देशों का यह एक संगठन है, आप समझ सकते हैं ब्रिक्स। इससे पहले यह भी जान लीजिए कि ब्रिक्स बैंक जिसे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोल रहे हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्रिक्स कंट्री ने की थी। स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। एशियाई विकास बैंक के बारे में बतला दिया मैंने। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय इसका मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस के मनीला में है। अभी फिलीपींस के मनीला में है इसका मुख्यालय, मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है जो चीन में स्थित है। और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है, वह भी चीन में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस समिति की सिफारिश के बाद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में MES, फुल फॉर्म है इसका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें मेरा एक दोस्त है हरिओम चौरसिया नाम है उसका, वह इसमें इस समय सेवारत है। तो MES में दोस्तों 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो किस समिति की सिफारिश पर यह दिया गया है दोस्तों? तो DB शेख टक्कर समिति ने इसकी सिफारिश की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह दर्रा है दोस्तों जिसे हम पास बोलते हैं इंग्लिश में, लिपू लेख दर्रा, जो यूके अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है, यूके मतलब उत्तराखंड भी हो सकता है। लिपू लेख दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। अब इस दर्रे की वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता छोटा हो जाएगा। ये दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, बट नेपाल ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है क्योंकि नेपाल उत्तराखंड के सटे है। एक दर्रा और है जिससे होकर मानसरोवर की यात्रा हम करते हैं, उसका नाम है नाथुला पास। नाथुला पास मतलब होता है दर्रा। ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला पास कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। तो एक दर्रा सिक्किम में, एक दर्रा उत्तराखंड में। इन 2 दर्रों से होकर के हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 5 से 10वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का, अर्थात अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया दोस्तों पंजाब ने। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनकी पार्टी है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पंजाब ने एक योजना भी शुरू की है जिसका नाम है दोस्तों अप्रिसिएट एंड कमेंड योजना। अप्रिसिएट एंड कमेंड योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। इसे WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 जनवरी 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इन दोनों संस्थाओं की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन को कोई बीमारी थी वो खत्म हो गई थी, उसको 40 वर्ष उसकी समाप्ति का हो गया, उस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है दोस्तों चेचक। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स बीमारी है दोस्तों, और इस बीमारी को हिंदी में बोलते हैं चेचक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है?
और चेचक किस बीमारी से फैलता है ये भी जान लीजिए, किस वायरस से फैलता है? वेरियोना वायरस से फैलता है। चेचक वेरियोना वायरस से फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो यह श्रम ब्यूरो दोस्तों भारत के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसके महानिदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। श्रम ब्यूरो और श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। हमारे श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, और श्रम मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल भी शुरू किया था। कौन सा पोर्टल? संतुष्ट पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, अलग अलग शिफ्ट में ये योजना लागू होती है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, अमृत योजना, कोरोना वायरस योद्धा कल्याण योजना इत्यादि भी मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रही हैं। जीवन शक्ति योजना, अमृत योजना, ये सब तो आपको बतला दिया। एक चीज़ और जान लीजिए आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही वाहन संजीवनी विकसित किया गया है। कौन सा वाहन? एक पहल शुरू की गई है, इसका नाम है, उस पहल के तहत वाहन संजीवनी विकसित किया गया है। ये गाड़ी गांव-गांव जाएगी और कोरोना वायरस का टेस्टिंग करेगी। एक गाड़ी है, इसका नाम रखा गया है वाहन संजीवनी। मध्य प्रदेश में ही वाहन संजीवनी इसी हफ्ते शुरू किया गया। मैं क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया इसको। एक ई संजीवनी ओपीडी भी शुरू हुआ था, और अभी शुरू हुआ था। ये शुरू किया था दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ई संजीवनी हिमाचल प्रदेश, ई संजीवनी ओपीडी और वाहन संजीवनी मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया था। इसमें डॉक्टर निःशुल्क परामर्श देंगे। ई संजीवनी ओपीडी में डॉक्टर निःशुल्क परामर्श देंगे, लेकिन वाहन संजीवनी में गाड़ी गांव-गांव जाएगी और कोरोना वायरस का टेस्टिंग करेगी। इसको भी शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 क्या है दोस्तों? तो 29 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष, AYUSH, इसमें से ए से आयुर्वेद होता है, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धा, एस से होम्योपैथी। कई बार ये चीज़ बतला चुका हूँ। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपभोग पर डेटा उत्पन्न करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम रखा है दोस्तों आयुष संजीवनी। देख लीजिएगा, संजीवनी नाम से काफ़ी ई संजीवनी, ओपीडी और एक संजीवनी मध्य प्रदेश में भी चल रही है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आयुष संजीवनी इसका नाम रखा गया है। हमारे आयुष मंत्री कौन है? हमारे आयुष मंत्री हैं श्री श्रीपद येसो नाइक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर में की गई? तो प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों बेंगलुरु में शुरू की गई। बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की गई? तो श्वसन स्वास्थ्य की स्वयं जांच कराने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है? यह भी शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी सी योजनाएं चल रही हैं, आप करंट अफेयर में ही देख सकते हैं। ये भी केवल एक सप्ताह का करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल से रिलेटेड 2 फैक्ट हैं, जान लीजिए। भोपाल भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला है? भोपाल में खुला है। इसे ई वेस्ट क्लिनिक भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल भी भोपाल में खुला है। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल में खुला है, और भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक खुला है भोपाल में। मध्य प्रदेश में एक और सिटी है जिसका नाम है इंदौर। इसमें एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। और उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद उसने अपनी पहली उड़ान बनी दुबई के लिए भरी। कहाँ के लिए? दुबई के लिए। दुबई कहाँ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी कहाँ है यूनाइटेड अरब अमीरात की? तो राजधानी है इसकी दोस्तों अबू धाबी में। कहाँ पे है? अबू धाबी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सरकार ने 10 मई को हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों की कोरोना से लड़ने के लिए मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम रखा है भारत सरकार ने दोस्तों मिशन सागर। इस मिशन में हमारा जहाज जो जाएगा उसका नाम है INS केसरी, INS
सरी, जो जहाज जाएगा उसका नाम है INS केसरी। एक फैक्ट और जान लीजिए इस रिलेटेड, इसमें 5 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? तो 5 द्वीपीय देशों में दोस्तों 3 तो M से उनका नाम है। नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 मॉरिशस, नंबर 3 मेडागास्कर। 3 महाद्वीपीय देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर। अब द्वीपीय देश क्या होते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं ऐसा लैंड बॉडी जो सराउंडेड हो, चारों तरफ से घिरा हो वाटर बॉडी से, उसे हम द्वीप कहते हैं। इंग्लिश में उसे आइलैंड कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसे पेनिनसुला कहते हैं। ऐसा लैंड बॉडी जो वाटर से घिरा हो फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से वाटर से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो द्वीप और प्रायद्वीप का मतलब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रक्स पुरस्कार जीता है? तो भारत का एक हवाई अड्डा है दोस्तों, भारत के बेंगलुरु में स्थित है, कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह स्काई ट्रक्स पुरस्कार मिला है। किसको? कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स। और एक बात और जान लीजिए कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, डेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी ये बना है। अब ये डेयर टेक्नोलॉजी क्या है? डेयर टेक्नोलॉजी क्या है? तो डेयर तकनीकी वह तकनीकी है जिससे पुराने विमान या जो विमान टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं या जो क्रैश कर जाते हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए की ये एक तकनीक है जिसे बोलते हैं डेयर तकनीक। और एक बात और फैक्ट जान लीजिए, अब जब एयरपोर्ट की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही है, तो एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त यानी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री ऐसा प्लास्टिक यूज करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है। कहने का मतलब यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। मतलब एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, जिसे हम MSME मंत्रालय भी बोलते हैं। MSME भारत का लगभग 28 to 30% GDP इसी से आता है, MSME मंत्रालय से आता है दोस्तों। और हमारे MSME मंत्री हैं दोस्तों नितिन गडकरी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक नॉन इन्वेंजिव बोल सकते हैं, नॉन इन्वेंजिव वेंटिलेटर बनाया है जिसका वैज्ञानिक नाम तो BIPAP है, BIPAP है। इसका सामान्य नाम क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति तो वैज्ञानिक नाम बुला नहीं सकता है, क्योंकि इसका BIPAP का फुल फॉर्म दोस्तों बड़ा ही जटिल है। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर BIPAP का फुल फॉर्म है। तो ये आदमी हमेशा तो ये बुलाएगा नहीं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो BIPAP का सामान्य नाम रखा गया है दोस्तों स्वस्थ वायु। क्या रखा गया है? स्वस्थ वायु। और एक चीज जान लीजिए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो यह प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए किस राज्य के पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? मतलब उस राज्य के पुलिसकर्मी अगर 30 दिनों के भीतर जो बहुत अच्छा काम करेंगे उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश की योजनाएं अपने दिमाग में बैठाते जाइए। बहुत सारी योजनाएं हो गई, इसलिए जो पुरानी योजनाएं थी उनको मैं नहीं याद दिला रहा हूं आपको इस वीडियो में। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्नेहर पोरोस और असंगठित क्षेत्रों के लिए के श्रमिकों के लिए प्रोचेस्टा नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्टा नामक 2 योजनाएं किसने शुरू की है दोस्तों? तो ये दोनों योजनाएं शुरू की पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिल जाएगा। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
देश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, जिसे आईएमआर कहते हैं, आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, इसे इन्फेंट डेथ रेट भी आप बोल सकते हैं। तो इसको शुरू किया दोस्तों, ये इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा? मध्य प्रदेश सरकार का रहा। किसका रहा? मध्य प्रदेश सरकार का रहा, यानी मध्य प्रदेश राज्य का रहा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 51 है, यानी 51 है, और शहरों में शिशु मृत्यु दर लगभग 32 है, यानी 1000 शिशु में 51 और 32 शिशु की मृत्यु हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट इसी को बोलते हैं। मृत्यु दर मतलब 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं, उसी को मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मोर्टेलिटी परसेंट निकालना है तो 51 बाई, और मध्य प्रदेश का एवरेज मोर्टेलिटी रेट जो है दोस्तों वो 48 है। कितना है? 48 है। तो भारत में सबसे खराब परफॉर्मेंस या सबसे खराब मृत्यु दर या सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बोल सकते हैं, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अच्छी शिशु मृत्यु दर नागालैंड में है। नागालैंड में केवल 4 लोग मरते हैं। 1000 बच्चों में केवल 1000 शिशु में 4 शिशु की मृत्यु होती है। कहाँ पे? नागालैंड में। लेकिन अगर बड़े शहरों में आएंगे, बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बड़े शहरों में आपको केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी शिशु मृत्यु रेट काफ़ी अच्छी है, और इसकी शिशु मृत्यु रेट केवल 7 है, 7, यानी 7 बच्चे आउट ऑफ 1000 केवल मरते हैं। कहाँ पे? केरल में। इसके अलावा पूरे भारत में आईएमआर कितना है? 2017 में था दोस्तों 33 पूरे भारत में, और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आया है 32। तो काफ़ी कम गिरावट आई है इसमें, और गिरावट आनी चाहिए थी लेकिन काफ़ी कम गिरावट आई है। और मध्य प्रदेश में आईएमआर आपको बतला चुका, 48 है सबसे खराब। मध्य प्रदेश का आईएमआर 48 सबसे खराब है। जन्म दर भारत की 20 है। जन्म दर अगर आप बात करेंगे बर्थ रेट, तो यह दोस्तों 90 है बर्थ रेट। 90 नहीं, बर्थ रेट भारत की है 20, अब एग्जैक्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं है। भारत की बर्थ रेट दोस्तों 20 है, और यानी भारत में 1000 लोगों में 20 की संख्या बढ़ जाती है। 1000 लोगों में 20 की संख्या बढ़ जाती है। और भारत की मृत्यु दर है दोस्तों 6.2, यानी भारत में हर 1000 लोगों में 6.2 लोग मर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर 8 है, और जबकि दिल्ली में सबसे कम मृत्यु दर है, वो कितना है दोस्तों? 3 है। ये सब बातें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर 8 है, और दिल्ली में सबसे कम मृत्यु दर 3 है, और 20 भारत का जन्म दर है, और भारत का मृत्यु दर 6.2 है। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, लेटेस्ट डाटा है। जब तक जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहेगा तब तक उस देश में जनसंख्या बढ़ती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे सीबीएसई कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है मनोज आहूजा। इनसे पहले थी अनीता करवाल, तो अनीता करवाल का स्थान लिया है मनोज आहूजा ने। अनीता करवाल का स्थान लिया है मनोज आहूजा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है दोस्तों? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शुरू की थी। अगर आपको याद होगा, रेगुलर यूज अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको यह याद होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी सरकार ने अभी जल्दी ही शुरू की थी, और उसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसमें 20 लाख करोड़ है, उसमें 1.7 लाख करोड़ था। तो इन योजनाओं का नाम के साथ डाटा ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी 2021 से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में यह आयोजित किया जाएगा। यह वर्ल्ड कप दोस्तों 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको टाल दिया गया। अब यह 2021 में होगा भारत में, और भारत के 5 शहरों में होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और भारत के 5 शहर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नावी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर। फिर से सुनिए, नावी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर। तो ये रहे दोस्तों इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मुझे मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट लगे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया होगा तो मत लाइक कीजिएगा, मत सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।